friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर क्या निराश हुआ जाए। पिछले वीडियो में हमने इसका पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाठ का सार, प्रश्न उत्तर और भाषा की बात। तो शुरुआत करते हैं पाठ के सार से। तो ये जो पाठ है इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए एक श्रेष्ठ निबंध है, अर्थात ये जो चैप्टर है वो एक निबंध है। इस पाठ में बताया गया है कि आजकल हमारे देश में ईमानदार व्यक्ति बहुत से कष्ट उठा रहे हैं, परंतु जो व्यक्ति बेईमान है, जो धोखेबाज है, खूब फल फूल रहे हैं, यानी बहुत ही सुखी है। और इसमें यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सच्चाई एवं ईमानदारी जैसे सद्गुण समाज में अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए और ना ही निराश होने की आवश्यकता है। अर्थात ये जो चैप्टर है इसमें लेखक ने हमें बताया है कि आज का ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जो भी ईमानदार लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, कष्ट उठाना पड़ रहा है। पर जो बेईमान लोग हैं, जो धोखेबाजी करते हैं, वो आसानी से खूब मज़े से जी रहे हैं। पर उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही समाज में इतना सब कुछ हुआ है, फिर भी आज भी समाज में सच्चाई और ईमानदारी जैसे सद्गुण यानी अच्छे गुण जो हैं वो अभी भी हैं, अभी ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। इसीलिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं पाठ के सार पे। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। यानी वो बता रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा बुराइयां बढ़ रही हैं। अगर हम न्यूज़पेपर भी उठा के पढ़ते हैं तो उसमें अच्छी खबरें कम ही होती है, ज़्यादातर निगेटिव न्यूज़ ही होती है, पॉजिटिव न्यूज़ बहुत ही कम होती है। जबकि नेगेटिव न्यूज़ का नंबर बहुत ज़्यादा होता है कि भ्रष्टाचार, घपला, घूसखोरी, ये सब मामले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। यानी ऐसे हालात हो गए हैं कि इंसान के जो गुण हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं, जबकि जो दोष है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है, मतलब लोगों की सच्चाई से विश्वास ही हटने लगा है। कानून और धर्म अलग अलग हैं, परंतु कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई का रस लेकर बताते हैं, यानी वो बुराई का फ़ायदा उठाते हैं, मतलब मज़ा लेते हैं उसमें। बुराई में रस लेना बुरी बात है, यानी ये एक बुरी बात है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है। इसके कई उदाहरण उन्होंने पाठ में दिए हैं, हमने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा भी था। लेखक आज के समय में फैली हुई डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से बहुत दुखी है। यानी वो इन सारे मामलों से बहुत ज़्यादा दुखी है। इनके बढ़ते हुए नंबर से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है और दुखी भी कि ऐसा क्यों हो रहा है समाज में। आजकल का समाचार पत्र आदमी को आदमी पर विश्वास करने से रोकता है, यानी ये इंसानियत के भाव को कम कर रहा है दिन प्रतिदिन। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न गांधी, तिलक, टैगोर ने देखा था, यह भारत अब उनके स्वप्नों का भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे मर रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि जो भी आज के टाइम में ईमानदारी से काम करता है वो भूखे मरता है और जो भी धोखाधड़ी करता है वो बड़े ही मज़े से जी रहा है, उसी का राजकाज चल रहा है। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं, यानी हमेशा हम लोग जो भारतीय हैं वो बहुत ज़्यादा संतोषी रहे, हमारा नेचर बहुत ज़्यादा संतोषी है। वे कहते हैं आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। उदाहरण के लिए वे बस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की बात बताते हैं।
इन उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की किरण जागती है और वे कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जाए। यानी इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि इंसानियत अभी भी लोगों के अंदर बाकी है। उसके लिए उन्होंने चैप्टर में 2 एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे। तो इन्हीं सब उदाहरणों से वो हमें ये बताना चाहते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं आशा की एक किरण बाकी है और अभी हमें निराश नहीं होना चाहिए और ना ही हम निराश हो सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रार्थना गीत में लिखा है, यदि संसार में धोखा या नुकसान भी उठाना पड़े तो हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि तुम पर कोई संदेशा ना करूं। लेखक का मानना है कि आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यानी लेखक जो है वो कह रहे हैं कि जैसा गांधी और नेहरू ने भारत को सोचा था, अभी भी हम उसे वैसा बना सकते हैं। अभी भी हमारे पास समय है, अतः हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रश्न अभ्यास देखते हैं। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर: लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए भरोसा करना बेहद कष्टकारी होगा और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है। इसीलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। यानी समाज में उन्होंने बहुत सारे धोखाधड़ी बढ़ चुके हैं, बहुत लोग धोखा देते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे खुद भी बहुत बार धोखा मिला है, पर अगर मैं उन सारे धोखों को याद रखूँगा तो ज़िंदगी में अगर मुझे किसी पे भरोसा करना पड़े तो वो तो मेरे लिए बड़ा कष्टकारी होगा। इसीलिए अच्छा यही है कि हम उन सब चीज़ों को भूल जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? यानी दोषों का पर्दाफाश करना अच्छी बात होती है, पर कभी कभी ये बुरा रूप ले सकती है। तो ऐसा कब होता है वो देखते हैं। दोषों के पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए। यानी दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के दूसरे आचरण, एक सेकेंड ही उसका दूसरा आचरण जो है उसको उजागर करें और उसकी उस उजागर को उजागर तो किया हमने, उजागर करने के बाद अगर हम रस लेंगे तो वो जो है वो गलत हो सकता है कि हमारे इस उजागर करने से, हमारे इस रस लेने से वो कोई उग्र रूप धारण कर ले और किसी को हानि पहुंचाए, तो उस वक्त ये बुरा रूप ले सकता है। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। यानी बहुत सारे आजकल न्यूज़ चैनल्स हैं और हर कोई टीआरपी की रेस में लगा हुआ है। यानी किसी न किसी को ज़्यादा चाहिए टीआरपी। तो ये बहुत सारी आजकल देखते हो, आप न्यूज़ देखते हो, पहले देखते होगे तो न्यूज़ को शांति से कहा जाता था, पर अब न्यूज़ में अगर आप देखते हो बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं, बहुत सारे लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, वहीं उनके बीच में बहस हो जाती है। तो ये सब दोषों का पर्दाफाश तो कर रहे हैं, पर साथ ही साथ बहुत ही गलत ढंग से कर रहे हैं। उत्तर देखते हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आ जाती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। यानी एक एडवांटेज है कि लोग जो है वो पहले ही सचेत हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, इन सारे के लफड़ों से बच जाते हैं। टीवी चैनल व समाचार पत्रों द्वारा जो दोषों का पर्दाफाश किया जा रहा है वो पहले किसी सीमा तक सही हुआ करता था, पर अब डिसएडवांटेज बता रहे हैं कि जो पहले किया जाता था वो एक लिमिट में रह के किया जाता था, तो वो सही लगता था। पर आजकल जो समाचार पत्र और चैनल जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टीआरपी का ध्यान रखते हैं, जो कि सही नहीं है। टीआरपी के लिए वो कुछ भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यानी कुछ हमें सिचुएशंस दिए हैं, हमें बताना है कि अगर वो सिचुएशंस होंगी तो किस चीज़ के क्या उसके परिणाम हो सकते हैं।
जैसे कि एक सिचुएशन दी है कि अगर जो ईमानदारी है, हम कहें कि अगर कोई ईमानदार है तो वो मूर्ख है, उसका पर्याय समझा जाने लगे तो इसका परिणाम ये होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से हमें इन तीनों सिचुएशंस का भी बताना है। पहला, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, यानी जो लोग डरे हुए हैं वो लोग सिर्फ सच्चे होंगे तो ऐसा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही जो है वो बढ़ेगी। झूठे और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी जो भी धोखेबाज है उनका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, वो बड़े ही अच्छे से जी रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर लगेगा कि ईमानदारी से करने से तो पूरी ज़िंदगी खराब ही होनी है, तो फिर भ्रष्टाचार का अमाउंट जो है वो सोसाइटी में बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, यानी किसी भी आदमी को जब हम देखते हैं तो उसके दोष को देखते हैं, उसके गुण को नहीं देखते। तो इससे क्या होगा, इससे जो लोगों के अंदर अविश्वास है वो बढ़ेगा। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? उत्तर, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भरती रहती है, लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों की ओर और उनके कार्यों को याद रखने के लिए कहा है, जिससे हम निराश ना हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। यानी बात ये है कि लेखक ने इसका शीर्षक रखा है क्या निराश हुआ जाए। अब ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि आजकल समाज में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैल चुकी है, इसी वजह से लोग कई बार निराश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इतनी निगेटिविटी है तो थोड़ी ना थोड़ी पॉजिटिविटी भी है, इसलिए आप निराश मत होइए। और इसका अन्य शीर्षक हम रख सकते हैं हम निराशा से आशा। नेक्स्ट, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मतलब कोई भी लोग ज़्यादातर हम देखते हैं तो वो आदर्श देते हैं, पर जब उनके ऊपर खुद पे आती है तो फिर उस राह पर चलना बहुत कठिन होता है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप तर्क के साथ साथ उत्तर दीजिए। उत्तर, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, यानी सही ही बात है, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सही रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों को अकेला सामना करना पड़ता है, यानी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब उसका साथ कोई नहीं देता, उसे अकेले ही सारे प्रॉब्लम से लड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है, यानी जब दो शब्द मिलते हैं तो फिर समास बनता है। और समास के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उन्हीं में से एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, यानी जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों शब्दों को प्रधान होते हैं, यानी दोनों का ही इक्वल रोल होता है। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व की संभावना होती है। द्वंद्व का अर्थ होता है स्पर्धा या होड़, यानी जब दो इक्वल लोग आमने सामने आते हैं तो क्या होता है, दोनों के बीच कंपटीशन बढ़ता है। तो ठीक यही बात यहाँ भी कही गई है कि द्वंद्व समास में जब दोनों की इक्वल वैल्यूज़ है, दोनों की इक्वल कैपेसिटी है, इक्वल पोटेंशियल है, तो सिंपल सी बात है दोनों के बीच की जो होड़ है, जो कंपटीशन है वो बढ़ती है। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, यानी ऐसा नहीं कि एक शब्द दूसरे से पीछे रहना चाहता है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि चरम और परम दो शब्द है, इन शब्दों को अगर हम समास से जोड़ दें तो ये बन जाते हैं चरम परम। भीरू और बेबस तो इससे बन जाएगा भीरू बेबस। दिन और रात तो दिन रात। तो जब और के साथ आए शब्दों के जोड़े में और को हटाकर योजक यानी ये जो चिन्ह होता है ये लग जाता है, यानी जब भी हम द्वंद्व समास में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो प्लस है इसका लोप हो जाता है, ये गायब हो जाता है, यानी जो ऑड वर्ड है ये गायब हो जाता है और इसके बदले योजक चिन्ह यानी डैश का जो सिंबल है वो लग जाता है। कभी कभी ये एक साथ भी लिखा जाता है। तो द्वंद्व समास के 12 उदाहरण हमें लिखने हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, सुख और दुख, भूख और प्यास, हंसना रोना, आते जाते, राजा रानी, चाचा चाची, सच्चा झूठा, पापा मम्मी, पाना खोना, पाप पुण्य, ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा, मतलब 3 संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भावावाचक। तो इन तीनों के एग्जाम्पल हमें पाठ से ढूंढ कर लिखने हैं, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।